हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री, इसका पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 है। इस क्वांटम केमिस्ट्री के वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं। आपको एग्जाम में ज़्यादा मैथमेटिक्स अप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता, ज़्यादा फॉर्मूला अप्लाई करने का नहीं जरूरत पड़ता। यदि आपने इस टाइप के क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस किए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको फॉर्मूला अभी कुछ दो मतलब बेसिक फॉर्मूले बता रहा हूँ, साथ ही साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद जो है आप जब इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा देखोगे तो आपको बहुत ही कम मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कम टाइम लगेगा और इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप इजिली बना पाएंगे। ठीक है, तो क्वांटम केमिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ रहे हैं। क्वांटम केमिस्ट्री, देखो क्वांटम केमिस्ट्री में शुरू में बोला हूँ कि बहुत लंबा है, तो हम लोग केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो इजी हैं, जल्दी बन जाते हैं, टाइम टेकिंग नहीं है, ज़्यादा हम लोग को मैथमेटिक्स अप्लाई करना नहीं पड़ता है। तो चाहे आप बायो वाले हो या मैथ्स वाले हो, क्वांटम केमिस्ट्री का ये सीरीज बिल्कुल देखना, ठीक है। और आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्टिंग में देखते हो, आपको समझ नहीं आता है तो आगे बढ़ जाते हो। भैया जरूरी नहीं कि आपको स्टार्टिंग का टॉपिक समझ नहीं आया तो एंड में जो टॉपिक है वो समझ नहीं आएगा। एक वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें होती है मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। आप लोग उसको ध्यान नहीं देते हो क्योंकि लास्ट तक पहुंचते नहीं, फिर आप लोग डाउट है बोलते हो। जब लास्ट तक पहुंचोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके कुछ डाउट आते हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट डे क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए लास्ट तक आप लोग देखना, लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो आपके काम हो सकती है, काम आ सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्या, रिजिड रोटर के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में, रिजिड। बहुत सारे टॉपिक आज पढ़ेंगे इजी और ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत क्या है, इजी है, जल्दी बन जाते हैं क्वेश्चन। मैं क्या बोला, रिजिड रोटर, ठीक है। रिजिड रोटर में आपको बेसिकली दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। इससे आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है, क्या, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपको क्या पूछता है, ठीक है। चलो फॉर्मूला दो लिखेंगे। एक है हमारे पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस वन अंडर, उसके बाद एच अपॉन 2 पाई का पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई क्या कर सकते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं क्या जानता हूं, एच अपॉन 2 पाई बराबर क्या होता है, एच क्रॉस, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हूं, ठीक है। तो ये एल इंटू एल प्लस वन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं इस स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस, ठीक है, एच क्रॉस, ये फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग का। अब देखो ये फॉर्मूला से आप क्या सॉल्व कर पाओगे, समझना। आपको एल का वैल्यू देगा, एल क्या है आपका द्विआंशिक क्वांटम संख्या, अजीमुथल क्वांटम संख्या, सेकेंडरी क्वांटम संख्या, ठीक है। हम लोग जानते हैं एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, ठीक है। तो आपको इसका वैल्यू दे देगा, आपको उस ऑर्बिटल के लिए, उस कोस के लिए आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम एल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। बहुत ईजी है, आपको एल का वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है तो बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं किसके बारे में, हाइड्रोजन एटम के बारे में। देखो आज की क्लास में मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है, कि हाँ पिछले बार कुछ बच्चे बोले सर आप कुछ फॉर्मूला बताते हो तो उसका साथ ही साथ एक आध का एग्जांपल दे दिया करो, हम लोग को हेल्प हो जाएगा समझने में, एट उसी पॉइंट पर हम लोग समझ जाएंगे फार्मूला को। तो आज क्लास में मैं थोड़ा सा वैसे ही कोशिश करूंगा, ठीक है, कि आपको कोई फार्मूला दे रहा हूं तो उसके बेसिस में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप के आपको मैं बता दूं, जैसे प्रीवियस क्लास में बताने की कोशिश किया हूं। आप लोग देखो मेरे को जो सजेशन देते हो, जो कमेंट करते हो, जो डाउट पूछते हो, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ पूरा कवर करूँ। आप जो सुझाव देते हो सर ऐसा करो तो उसको देखो, जैसे आपने स्टार्टिंग बोला क्या कि सर थोड़ा बड़ा लिखा करो, तो मैं बड़ा लिखना स्टार्ट किया। फिर बोले कि सर आप मार्कर एक मोटा वाला ले लो, तो मैं देखो एकदम मोटा वाला मार्कर लेके घूमता हूँ, ठीक है, इतना बड़ा लिखता है इसमें। तो जो भी आप सजेशंस देते हो, जो भी डाउट पूछते हो, मैं उसको कवर करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं कवर करता, इग्नोर करता हूँ करके, ठीक है। चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन एटम। अब हम लोग जब हाइड्रोजन एटम का इक्वेशन लिखते हैं, मैं आपको नोट्स भेजूंगा टेलीग्राम में, ठीक है, तो उसमें देखना बहुत लंबा इक्वेशन रहता है, ठीक है। इतना लंबा इक्वेशन हमको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखेंगे कि हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन के लिए, हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन के लिए जो इक्वेशन होंगे उसमें दो पार्ट होते हैं, आर, थीटा और फाई, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आर थीटा
थीटा और फाई फाई, ठीक है ये। अब इसमें जो ये आर लिखा हूं ये रेडियल पार्ट को दिखाता है, किसको? रेडियल पार्ट को दिखाता है, ठीक है। और ये जो है उसके एंगुलर पार्ट को दिखाता है, किसको दिखाता है? एंगुलर पार्ट को दिखाता है, ठीक है। किसी भी हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन इक्वेशन में आप पूरा इतना बड़ा इक्वेशन लिखने के बजाय ये इक्वेशन लिखा करो, इसमें एक पार्ट किसको बताएगा? रेडियल पार्ट को बताएगा, और एक पार्ट किसको बताएगा? एंगुलर पार्ट को बताएगा, ठीक है। रेडियल पार्ट से हमें जानकारी मिलती है दो क्वांटम संख्या, कौन कौन से? एक n, दूसरा l, प्राइमरी क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर के बारे में। और एंगुलर पार्ट से हमें दो क्वांटम नंबर, एक l का और एक m का, ठीक है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी मिलती है। और यहीं से एकदम सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, जो है हाइड्रोजन एटम के किसी भी ऑर्बिटल के लिए, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल के लिए जो है आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे देगा, ठीक है, कि भैया ये ऑर्बिटल्स हैं, इसके लिए आप मतलब ये जो वेव फंक्शन है किस ऑर्बिटल का है पूछ सकता है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ये ऑर्बिटल, सॉरी, ये जो वेव फंक्शन आपको दिया गया है ये किस ऑर्बिटल का है, ठीक है। या फिर आपको नोड निकालने के लिए बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? नोड्स निकालने के लिए आपको एक वेव फंक्शन इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि उसमें नोड्स बताओ, किस किस टाइप के नोड्स बताओ। आपको पूछेगा टोटल नोड कितने हैं, आपको पूछेगा क्या? टोटल नोड कितने हैं, उस टोटल नोड में एंगुलर नोड कितने हैं, ठीक है, उस टोटल नोड में रेडियल नोड कितने हैं, ये सब आपको पूछ सकता है। तो एंगुलर नोड होते हैं टोटल कितने, जो L का वैल्यू होगा वही क्या होगा? एंगुलर नोड होगा, ठीक है। रेडियल नोड क्या होगा? n माइनस l माइनस 1, और टोटल नोड कितने होते हैं? तो n माइनस 1। आप इतना को याद रखेंगे, ठीक है। देखो हमको क्या करना है, हमको हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन इक्वेशन को देखना है, वहां से n का वैल्यू और l का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू l का वैल्यू निकल गया तो हम लोग टोटल नोड बता सकते हैं, ठीक है, एंगुलर नोड बता सकते हैं, और रेडियल नोड भी कितने हैं बता सकते हैं। साथ ही साथ n और l का वैल्यू पता चल गया तो हमको जो वेव फंक्शन दिया गया है वो किस कोस का दिया गया है, 1s का है कि 2s का है कि 2p का है कि 3p का है कि 3s का है, ये हम लोग बता सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन एटम तो 1s ही होता है, 2s 2p कहाँ से आ गया करके, तो देखो इलेक्ट्रॉन 1s में होते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं, लेकिन जब एक्साइटेशन होता है तो वो किस ऑर्बिटल में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं उसके पास, बस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? 1s में, ठीक है, ऑर्बिटल तो सारे होंगे उसके पास, ठीक है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। चलिए आज का वीडियो देखो लंबा होगा ना तो आप लोग डरना मत कि बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। आज का वीडियो लंबा होने का रीजन यही है कि मैं आपको हर फॉर्मूला क्या दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देते जा रहा हूँ, ठीक है। हर फॉर्मूले के लिए आपको क्या करूँगा मैं? एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है, जिससे आपके लिए पढ़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जैसे एक आप फॉर्मूला नोट करेंगे, RNL रेडियल पार्ट लिखा हूं, ठीक है, रेडियल पार्ट के लिए इक्वेशन होता है जनरल इक्वेशन 2Z R अपॉन NA0 की पावर L E माइनस Z R अपॉन NA0, और यहाँ पे बराबर को हटाओ और क्या लगाओ? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब हमारा जो रेडियल पार्ट है वो इन दोनों चीजों के ऊपर में डिपेंड करता है। तो अब यहां से देखो आप कैसे n का वैल्यू और r का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो जहां जहां भी n दिख रहा है वहां से आप n का वैल्यू निकाल सकते हो। r का वैल्यू देखो यहाँ पावर में क्या लिखा हूं? l, मतलब r का जो भी पावर होगा, r का यहाँ पे जो भी पावर होगा किसका वैल्यू होगा? l का वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख ले हम लोग के पास क्या है? एग्जांपल है, जैसे एक इक्वेशन दिया है मेरे को, ठीक है, r इज इक्वल टू 1/2a0 की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ पे दिया है 2 माइनस r अपॉन a0 e माइनस r अपॉन 2a0। यहाँ से बताओ n और l का वैल्यू क्या होगा बोल रहे हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू तो दिख रहा है हम लोग को, कंपेयर करो दोनों को, a0 के सामने n है, a0 के सामने 2 है, a0 के सामने n है, तो यहाँ पे देखो a0 के सामने 2 है, तो n का वैल्यू तो 2 हो गया, गुड। l का वैल्यू कैसे निकालना है? तो r का जो भी वैल्यू होता है, r का देखो यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो r का l का वैल्यू 1 हो जाएगा, गलत। देखो हम लोग इस संख्या में इस संख्या को घटा रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी r है, तभी हम लोग इसको घटा पा रहे हैं, लेकिन r कैसा है समझना,
2 इंटू आर की पावर 0। आर की पावर 0 मतलब 1, किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब 1, मतलब यहाँ पर भी आर है लेकिन आर कैसा है, आर की पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम पावर को लेंगे हम लोग। आर का देखो दो पावर है यहाँ पे, आर की पावर 0 भी है और आर की पावर क्या है 1 भी है। तो आर का जो मिनिमम पावर होगा उसको हम लोग एल का वैल्यू बोलेंगे। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब देखो किसके लिए होता है, 2s ऑर्बिटल के लिए होता है क्या, n का वैल्यू 2 और s का वैल्यू 0। तो ये जो हमको दिया है वेव फंक्शन, ठीक है, वो किसके लिए है, 2s के लिए। अब नोट बता सकते हो आप लोग, टोटल नोट कितने होंगे, तो 2 - 1 कितने हो गए 1। एंगुलर नोट कितने होंगे 0, क्योंकि एल का वैल्यू कितना है 0। रेडियल नोट कितने होंगे, तो n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू 0 है, -1 कितने होंगे 1 होंगे। ये आप बता दिए तीनों चीजें। ठीक है, आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस आपको कंपेयर करना आना चाहिए। हाँ, ए के सामने में जो है 1 का वैल्यू बताता है, आर का मिनिमम पावर क्या बताता है, एल का वैल्यू, आपसे क्वेश्चन बन गया। बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से हमको डरना नहीं है। ठीक है, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां से एनर्जी के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके लिए पूछा जा सकता है, एनर्जी के लिए। एक मिनट, इसको भी देख लेते हैं, रेडियल पार्ट। रेडियल पार्ट हो गया ना, अब एंगुलर पार्ट को देखते हैं। ठीक है, एंगुलर पार्ट क्या है हमारा, एंगुलर पार्ट क्या है, थीटा स्मॉल वाला थीटा, फिर फाई स्मॉल वाला फाई। तो ये डिपेंड करता है हम लोग का, थीटा फाई डिपेंड करेगा हम लोग के किसके ऊपर में, दो चीजों के ऊपर में। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन, एक मिनट देखो, मैं इतना इजी हो जाए आपके लिए सोच रहा हूं कि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो देखो, इसके लिए आप जब भी देखोगे, बता रहा हूं आपको, एन और एल का वैल्यू निकालने के लिए बता रहा हूं। अगर आपको ये वाला दिया रहेगा, थीटा और फाई का कंडीशन दिया रहेगा, तब आपका कौन सा वैल्यू निकलेगा, एल और एम का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो देखो फाई जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर में, 1/√2 पाई e की पावर, यहां पे क्या रहेगा, आई एम फाई। एम कहां पे दिख रहा है, यहां पे। आपको क्या खोजना है, एक्सपोनेंशियल को खोजना है, ई को खोजना है। ई के साथ आपको आई और फाई दिखा, और उसके साथ जो भी रहेगा वो क्या है, एम का वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू है। ठीक है, ये तो हो गया एम का वैल्यू खोजना। एल का वैल्यू खोजने के लिए क्या करोगे, आपको जो है, एक तो एक तरीका ये है कि एल का वैल्यू हम लोग इस टाइप से खोज सकते हैं, आर का मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं। दूसरा, यदि आपको इस टाइप से ना देखे, आपको मान लो ऐसे दे दिया है, cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको दिया है। ये आपको एक इक्वेशन दिया है, बोल रहा है कि क्या निकालो, एल का वैल्यू निकालो। तो मैक्सिमम पावर आपको देखना है, क्या देखना है इस कंडीशन में, अगर इस टाइप से दिया है तो क्या देखना है, मैक्सिमम पावर देखना है। मैक्सिमम पावर देखो, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर, सबसे ज्यादा कौन हुआ ये, तो हम लोग यहाँ पे एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, इस तरीके से भी, आपको जो भी दिया रहेगा उससे आप एल का वैल्यू निकाल सकते हो। एम का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या खोजना है, ई के साथ आई और फाई खोजना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ई के साथ कौन है हमारा, देखो ई के साथ आर और ए नॉट है, तो ये किसका वैल्यू देगा, प्राइमरी क्वांटम नंबर का वैल्यू देगा। लेकिन ई के साथ यदि आयोटा और फाई है, आयोटा और फाई है, तो किसका वैल्यू देगा, वो एम का वैल्यू देगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमको एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, कुछ बड़ा वाला इक्वेशन लेते हैं जिससे दोनों क्लियर हो जाए हम लोग का, एम का वैल्यू ए का वैल्यू सब आ जाए। आपको एक इक्वेशन दिया है, √3/8 पाई साइन थीटा ए की पावर -i5, ये आपको दिया है वैल्यू, किसी भी एक वेव फंक्शन का आपको वैल्यू दिया है। आपको बोल रहे हैं क्या, एल का वैल्यू फाइंड आउट करो और एम का वैल्यू फाइंड आउट करो, आपको क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसको खोजोगे, एम का वैल्यू। ई की पावर में आपको आई और फाई दिखा, तो आई और फाई के साथ जो भी हो आपका किसका वैल्यू है, एम का वैल्यू। तो क्या है, -1।
ये क्या देखो, ये कैसा रहना चाहिए, आयोटा एम फाइव रहना चाहिए था। ये किसके जैसे है, e की पावर माइनस आई फाइव है, मतलब यहाँ पर m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू -1 है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको m का वैल्यू यहाँ पे -1 रख देंगे तो यही आ जाएगा, m का वैल्यू हम लोग यहाँ पे -1 रख देंगे तो यही आ जाएगा। तो m का वैल्यू हमको पता चल गया क्या, -1 है। ठीक, अब ये देखो जियोमेट्री देखो, ठीक है, साइन थीटा की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब यहाँ पे हम लोग का l का वैल्यू कितना हो गया 1, m का वैल्यू बता दिए, l का वैल्यू भी बता दिए। मान लो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके देता क्या, e की पावर माइनस r अपॉन 3a0 ऐसा लिख देता, ये इक्वेशन लिख देता। तो आप यहाँ पे n का वैल्यू भी बता सकते हो, किसका वैल्यू बता सकते हो, n का वैल्यू भी बता सकते हो। n का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का, a के नॉट के सामने में जो है वो 3, ठीक है, 3l और m का आपका तीनों का वैल्यू पता चल गया, m का वैल्यू पता चल गया, l का वैल्यू पता चल गया, और इसका भी आपसे कोर्स पूछ दिया कौन है करके, ठीक है, तो भी आप बता सकते हो। देखो 3 है, l का वैल्यू 1 का किसके लिए होता है, p के लिए, ठीक है, l का वैल्यू 1 किसका होता है, p के लिए, ठीक। अब p में 3 ऑर्बिटल होते हैं जानते हैं हम लोग, एक का होता है +1, एक का होता है 0 और एक का होता है माइनस, मतलब हम लोग का कौन सा ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल है, क्योंकि l का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू -1। तो हम लोग सब बता, रेडियल नोड, एंगुलर नोड सब बता सकते हैं। अगर आपको ये इक्वेशन दे दिया और पूछे क्या बताओ टोटल नोड, तो n का वैल्यू कितना है 3 - 1 2, कितना आ जाएगा 2। एंगुलर नोड पूछ दिया आपका, l का वैल्यू कितना है 1, तो एंगुलर नोड कितना हो जाएगा 1। रेडियल नोड पूछ दिया तो n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 1 -1 कितना आ गया 3 - 2 1, तो रेडियल नोड कितना आ जाएगा हम लोग का 1 आ जाएगा। इजी, ठीक है। इस टाइप से आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, केवल ये याद रखना है कि अगर हमको इक्वेशन देता है तो e की पावर में r अपॉन a0 है, तो a0 के सामने जो रहेगा वो n का वैल्यू है। यदि हमको इक्वेशन देता है जिसमें e की पावर आयोटा और फाई है, तो उसके साथ जो भी है वो m का वैल्यू है। r का वैल्यू l का वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप r के मिनिमम पावर को देखो, या जो जियोमेट्रिक कंडीशन होते हैं cos थीटा या sin थीटा उसके मैक्सिमम पावर को देखो। इस तरीके से आप n, l और m का वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना आपने निकाल लिया मतलब आपका काम हो गया, आसान हो गया। यहाँ से एक स्टेप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना गुणा है, ना भाग है, ना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको बस कंपेयर करना है दो इक्वेशन में। चलिए आगे बात करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो जितने टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आपको गणित भी नहीं आता रहेगा ना तो आप बना लोगे, ठीक है। बस आपको कंपेयर करना आना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होने चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी इक्वेशन। वो भी एकदम इजी है, एकदम इजी, ठीक है, कोई टफ नहीं है, एकदम इजी है, डरना मत उसको देखने के लिए, ठीक है। कई बार क्या होता है हम लोग हाइड्रोजन एटम सुन के भाग जाते हैं, ठीक है, भागना नहीं है। बहुत सारी इक्वेशन हमके पास, एक होता है En इज इक्वल टू -RH जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। एक इक्वेशन ये लिख सकते हो, ये पर सेंटीमीटर में है, पर सेंटीमीटर में है। एक इक्वेशन आप क्या लिखो जिससे हम लोग को सॉल्व होगा, En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये लिखो आप, ठीक है। ये भी किसमें है, पर सेंटीमीटर में है, पर सेंटीमीटर में है, ठीक है। एक आप क्या लिखो वैल्यू, एक लिखो En इज इक्वल टू 0.5 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे ये जो यूनिट है वहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है, AMU है, ठीक है। इस इतने तरीके हैं आपके पास क्या निकालने के, एनर्जी निकालने के, ठीक है। चलो अब इसमें जेड क्या है, तो जेड आप लोग का क्या है, एटॉमिक नंबर बोल सकते हो इसको, क्या, एटॉमिक नंबर। और ये जितने मैं लिखा हूँ सब किनके लिए है, ये सब है किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। और आपको मान के चलो एग्जाम में जितने भी देंगे, अगर आपको He दे दिया तो He+ देगा आपको, ठीक है, या आपको लिथियम दे दिया तो लिथियम 2+ देगा आपको, मतलब आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना के ही देगा आपको, ठीक है। तो जेड अब यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, एटॉमिक मास लिख सकते हो, ठीक है, जेड का लिख सकते हो, एटॉमिक मास लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एन क्या हो जाएगा हम लोग का, एन कौन सा कोष है, कौन सा सेल है, कौन सा सेल है, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए जानते हैं हम लोग जेड का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से आपसे पूछ सकता है क्या, डीजनरेसी, क्या पूछ सकता है, डीजनरेसी,
ठीक है, डीजेनरेसी पूछ सकता है। इसके लिए फार्मूला क्या है, दो फार्मूले हैं, एन स्क्वायर और 2n स्क्वायर। ये कब करोगे, यदि आप इलेक्ट्रॉन में स्पिन को भी इंक्लूड कर लिए। किसको इंक्लूड कर लिए, स्पिन को। आपको क्वेश्चन में बोला इंक्लूडिंग स्पिन, बोला डीजेनरेसी बताओ इंक्लूडिंग स्पिन, तब आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। यदि आपको एग्जाम में नहीं बोल रहा है कि स्पिन इंक्लूड करो, तब ये वाला फार्मूला यूज करो, ठीक है। उसमें क्वेश्चन मेंशन किया रहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन का स्पिन को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। करने बोले रहेगा तो ये फार्मूला, नहीं करने रहेगा तो ये फार्मूला, ठीक है। आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं बोला क्वेश्चन में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, मेंशन नहीं किया, तो आप ये वाला यूज करोगे। अगर मेंशन नहीं किया है तो ये वाला, और मेंशन किया है तो जो जैसा कंडीशन बोला है वैसा वाला आप यूज कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये भी जो डीजेनरेसी लिखा हुआ है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ना, ठीक है। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं पूछेगा जनरली, आपको सेट एग्जाम में सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही पूछेगा, ठीक है। उसके लिए आप चिंता मत करना, ओके। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक मतलब एग्जांपल देखते हैं इसका। बोल रहा है कि एक एटम है जो हाइड्रोजन के जैसे, हाइड्रोजन लाइक एटम, एनर्जी कितना दिया है हम लोग को, एनर्जी का वैल्यू दिया है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डीजेनरेसी, कैलकुलेट द वैल्यू आप क्या बोल रहे हैं, डीजेनरेसी बोल रहे हैं, ठीक है। हमको डीजेनरेसी निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या निकालना है, डीजेनरेसी। हम लोग के पास इक्वेशन क्या है, हम लोग जानते हैं ई एन बराबर होता है क्या, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। हमको एनर्जी का वैल्यू कितना दे दिया है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है, ठीक है। -13.6 जेड स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक एटम है ना, तो जेड का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक। अब देखो क्या करो, एन स्क्वायर इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 3.4, ठीक है। तो ये लगभग कितना आ जाएगा इसका आंसर, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 जा ये 4 जा, 4 टाइम्स आ जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें ही माइनस था, माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 4, ठीक है। एन स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, 4। हमको यही चाहिए था, एन स्क्वायर ही चाहिए था, एन नहीं चाहिए था हमको, क्या चाहिए था, एन स्क्वायर। तो डीजेनरेसी कितना आ गया हम लोग का, 4। इजी है, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। क्या बोला है, सिंपल। मान लो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ना देखे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना देखे, आपको बोल दिया क्या, यही क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। और वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना बोल के एयू दे दिया, बोल दिया कितना, -2 AU है, कितना, 2 AU है। आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तभी क्या हो जाएगा, देखो यहां बोला है क्वेश्चन फॉर हीलियम प्लस एनर्जी, ठीक है। हीलियम प्लस के लिए दिया है आपको, किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए दिया है। वैल्यू किसके लिए है, ये हीलियम प्लस के लिए। तो जेड का वैल्यू हीलियम के लिए कितना होगा, 2, मास है उसका, ठीक है। जेड हमारा क्या है, मास है, तो हीलियम के लिए मास कितना हो जाएगा, 2। तो 2 का यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर को इधर लाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू जेड, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड अपॉन -2, यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, अपॉन 2। तो क्या हो गया, 2 2 4, एन का वैल्यू, एन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 1, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई आप 5 से करो कितना आएगा, 1 आएगा। डीजेनरेसी वैल्यू कितना आ गया, 1। तो इस टाइप से इजी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बस एकदम सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट एनर्जी निकाल के लिए बोल देगा, ठीक है। आपको वहां पे डरना नहीं है, ठीक है। चलिए डिजिट रूट हो गया हम लोग का, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक, एनर्जी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं करा रहा हूँ, इजी ऐसे ऐसे करा रहा हूँ जो आप लोग से बन जाएंगे। तो डरना नहीं है, नोट करो, नोट करते जो है बस फॉर्मूले को याद करो, कंपेयर करो, ठीक है। अब तो मैं एग्जांपल भी दे रहा हूँ, तो और काम आपका आसान है। देखो जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं कि केवल क्वांटम का क्वेश्चन कर रहे हैं या केवल काइनेटिक का क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री मिक्स क्वेश्चन, ताकि ऑन द स्पॉट हमको पता चले कि हम लोग को कहाँ पे कौन सा यूनिट का कौन सा फॉर्मूला लगाना है करके। होता है क्या है, सिर्फ क्वांटम का करा रहा हो तो आपको क्वांटम का फॉर्मूला सब सामने में रखा, देख देख के बना दो। एग्जाम में जाओगे, अरे यहाँ कौन क्वांटम क्वेश्चन है, काइनेटिक किसका थर्मो क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हम लोग सबका मिक्स क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक करेंगे। आगे बात करते हैं किसके बारे में, विरियल थ्योरम के बारे में बात करते हैं। वायरल थ्योरम या विरियल थ्योरम, ठीक है। विरियल थ्योरम के बारे में बात करते हैं। सिंपल सा है, बोलता है क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू n/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। बस यहाँ पे n क्या है, पावर ऑफ पोजीशन ऑफ
पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला। ये आपको किससे निकलेगा? आपको पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपको? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दिया जाएगा। उसमें आपको पावर ऑफ पोजीशन देखना है। क्या देखना है आपको? पावर ऑफ पोजीशन देखना है। ठीक है, लग रहा होगा सर क्या देखना है, इतना बड़ा, इजी है। जैसे देखो एसएचओ के लिए देखते हैं। एसएचओ के लिए इक्वेशन क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन होता है हम लोग के पास V इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स किसको बताता है? पोजीशन को। पोजीशन का पावर कितना है? 2। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 रख दो। T काइनेटिक एनर्जी, n का वैल्यू 2 रख दिए, डिवाइडेड बाय 2 पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये अब मान लो आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ दे क्या कि एसएचओ के लिए टोटल एनर्जी दिया है हाफ एच न्यू। ठीक है, क्या बोला है? एसएचओ के लिए आपको दिया है क्या? ई टोटल दिया है। ई टोटल दिया है कितना? हाफ एच न्यू। तो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हम लोग के पास फार्मूला ये है, हमने एसएचओ के लिए निकाल के रखा है क्योंकि हम लोग जानते हैं एसएचओ के लिए n का वैल्यू 2 होता है। वेरियल थ्योरम में n का वैल्यू 2 रखा तो हमारे पास ये इक्वेशन आया। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? ई टोटल बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और हम लोग क्या जा रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो बराबर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ई टोटल बराबर इसको काइनेटिक एनर्जी, इसको भी काइनेटिक एनर्जी, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 काइनेटिक एनर्जी। दोनों क्या लिख दिया? पोटेंशियल एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। बिल्कुल, आप चाहो तो क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पे T इज इक्वल टू पी है। T क्या है हमारा? काइनेटिक एनर्जी है। P क्या है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों बराबर है तो आप दोनों की जगह कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं दोनों की जगह एक बार क्या लिख दिया? काइनेटिक एनर्जी लिख दिया। ठीक है, टोटल एनर्जी का मान कितना है? 1/2। तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 को इधर ले आओगे तो 1/4। यदि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 1/4 है तो यही पोटेंशियल एनर्जी का होगा क्योंकि दोनों क्या है? दोनों क्या है? बराबर है। वीजल थ्योरम, इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए n का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। n का वैल्यू कितना होता है? -1। तब काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? -1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। या इसको आप इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये इजी है, इजी है ना। अब आपसे दे दिया एक एनर्जी, दूसरा पूछ दिया तो बता सकते हो। ठीक है, तो वीरियल थ्योरम से भी आपका इजी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से जो है आपको खतरनाक वाला थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है क्वांटम, लेकिन मैं क्या किया हूँ? खतरनाक को भी आसान बनाने की कोशिश किया हूँ। डरना नहीं है, बस क्या करना है? जैसे पढ़ाते जा रहा हूँ चुपचाप फॉलो करते जाओ। क्वांटम वर्ड को अपने दिमाग से हट जाओ कि हम लोग कुछ क्वांटम, हम लोग एकदम इजी वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वांटम के। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? सुपर इम्पोजिबल प्रिंसिपल। मेरे पास क्वांटम के इतने नोट्स हैं। ठीक है, अगर आपको कभी लगे जिंदगी में मेरे पास फ्री समय है, मेरे को केवल क्वांटम में महारत हासिल करना है, ले जाना मेरा नोट्स। ठीक है, इतने बेहतरीन क्वांटम के नोट्स मैं जुगाड़ किया हूँ कि आप खुश हो जाओगे देख के, एकदम बोलोगे मेरे क्वांटम में महारत हासिल हो गया करके। ठीक, चलो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर के बारे में। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर होते क्या है। आपको एकदम बेसिक पता होना चाहिए ताकि आप कभी देखो तो बता सको हाँ ये रेजिंग ऑपरेटर है, ये क्या है? लोअरिंग ऑपरेटर है। ठीक है, तो रेजिंग ऑपरेटर को मैं लिखता हूँ क्या? L प्लस इज इक्वल टू क्या होता है? याद रखना LX प्लस ILY। और लोअरिंग ऑपरेटर होता है L माइनस, इसको मैं किससे दिखाता हूँ? LX माइनस ILY। ठीक है, सिंपल सा है। अब यहाँ पे LX LY अगर आपको ऐसे दे दिया, इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका वैल्यू होगा क्या? आयोटा H क्रॉस LZ। आयोटा H क्रॉस LZ कैसे बना? वही वाला कहानी करो जो पिछला बार किए थे। X के बाद क्या आता है? Y, Y के बाद क्या आता है? Z, Z के बाद फिर क्या आएगा? X, X Y Z। आपको पूछ दे यहाँ पे क्या? Y Z का वैल्यू पूछ दे, L Y Z का वैल्यू कितना है? वो क्या लिखो? आयोटा H क्रॉस Y Z के बाद क्या आता है? X, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? X।
ठीक है, आपको क्या पूछ दे, एल जेड एल एक्स का वैल्यू पूछ दे तो कितना हो जाएगा, आयोटा एच क्रॉस जेड एक्स के बाद क्या आता है, एल वाई, खत्म। अगर उल्टा कर दे, मान लो क्या कर दे, जैसे इसको एल वाई एक्स कर दे, एल वाई एल एक्स कर दे, तो उल्टा जाना पड़ रहा है हम लोग को, वाई के बाद एक्स जाना पड़ रहा है, तो उल्टा जा रहे हैं तो एक्स के बाद क्या आ रहा है, जेड, तो उल्टा जा रहे हैं इसलिए क्या लगा दो, माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड, इजी। आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आपको पूछेगा इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू, बस आपको ये पता होना चाहिए एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है, और सामने में आयोटा एच क्रॉस लगाते हैं। एक बात देख ली, जिंदगी भर याद रहेगा, तो क्वेश्चन दिख गया तो बना लोगे, इजी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इस टाइप से इजी इजी क्वेश्चन दिखते हैं ना क्वांटम में तो खुश हो जाना, बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बना सकते हो आप, डरना नहीं है। बार बार यही बोलता हूँ कि एग्जाम में जब हम लोग क्वांटम का क्वेश्चन देखते हैं ना तो हाथ पैर खोलने लगते हैं, बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपने जो पढ़ा है उससे पूछा है इजी रहता है वो आपके लिए। आपने अगर एक बार देखा है उस टाइप के क्वेश्चन को, क्यों, क्योंकि ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अब भैया क्वांटम में ज्यादा छेड़छाड़ क्यों नहीं करते हैं, उसका क्वेश्चन बनाने के लिए तो भी भैया जो टॉपिक इतना टफ है तो उसका क्वेश्चन बनाने के लिए और कितना मुश्किल, मतलब मुश्किल आएंगे, थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो रिजल्ट नहीं आएगा उसका, क्वांटम इतना टफ है। तो ज्यादातर क्वेश्चन में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, रिपीटेबल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, 1 2 3 4 इधर उधर, पूरा एकदम ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, तो बना सकते हो। ठीक है, चलिए सुपर इम्पोजिबल प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक, ये हो गया हम लोग का। अच्छा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन, देखो कई बार क्या होता है फ्लो में, ठीक है, एक आध वर्ड को मैं इधर उधर बोल डालता हूँ, भाई इंसान हूँ, ठीक है, एक आध वर्ड इधर उधर हो जाता है। जैसे कल क्लास में क्या किया, मैं हर्मिशन ऑपरेटर बोल डाला, किसको, हैमिल्टोनियन को। अब इतना देखो, ये जो गलती है एकदम क्या है, अनजाने में हुई गलती है। अब मैं सपने में भी एच को कभी हर्मिशन ऑपरेटर नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर्मिशन ऑपरेटर बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, ये तो क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, बचपन से पढ़ते आ रहा हूं मैं भी, बस क्या हुआ फ्लो में मेरा माइंड जो है समझाने के चक्कर में जो है हैमिल्टोनियन को क्या बोल डाला, हर्मिशन बोल डाला। मैं कमेंट में बता दिया हूँ कि सॉरी भैया गलती हो गया, मैंने जो हर्मिशन को क्या बोल डाला, हैमिल्टोनियन क्या बोल डाला, हर्मिशन बोल डाला। तो छोटा छोटा मिस्टेक कई बार हो जाता है। यदि आप लोग वीडियो देखते हो, आपको समझ में आ गया सर यहाँ पे गलती की है करके, कमेंट बता दो, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा ये बोलना है। मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, यदि उसमें गलती से कुछ गलत बोल डाला तो उसकी वजह से किसी भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एच कैप क्या है, और बच्चा मेरा वीडियो देख के गया है, ठीक है, वहाँ पे मैं नहीं सुधारा हूँ, नहीं करेक्ट किया हूँ, वो हर्मिशन ऑपरेटर टिक करके आ गया, आके क्वेश्चन में कह रहे थे हैमिल्टोनियन है, मेरे को कितना बुरा लगेगा कि मेरे वजह से उसका 1 नंबर 2 नंबर चला गया। तो यदि आपको पहले कोई पढ़ के रखे हो टॉपिक को, या फिर आपको कहीं पे लगता है नहीं सर ये ऐसा होता है, बिल्कुल कमेंट करके मेरे को बताया करो, ताकि मैं उसके क्या करूँ, करेक्ट कर दिया करूँ। ठीक है, चलिए, हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसमें क्या किया जाता है, आपको एक फंक्शन दिया जाता है जो 2 फंक्शन या 2 से ज्यादा 3-4 फंक्शन का क्या होगा, कंपोजिट होगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, कॉम्बिनेशन दिया जाता है 2-3 फंक्शन का एक फंक्शन मिला के, ठीक, और उसके सामने में कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे C1 और C2। इसमें हमको देखो क्या पहचानना है, क्वेश्चन में हमको यदि 2 या 3 फंक्शन एक साथ दिखे, ठीक है, तो मान के चलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आपको 2 याद रखना है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू होगा क्या, 1। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला, यदि आप पूछ दिया जाए कि प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो phi1 में कब पाया जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी C1 स्क्वायर। phi2 में कब पाया जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी क्या, C2 स्क्वायर। अब आपको लग रहा है सर ये क्या है करके, चलो क्वेश्चन देखते हैं, इजी वाला। ये आपको एक फंक्शन दे दिया है क्या, साई इज इक्वल टू √1/4, साई 1 प्लस √3/4 साई 2। आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कब साई 1 में पाया जाएगा, बताओ। तो आपको क्या करना है, साई 1 के सामने जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर देना है, क्योंकि साई 1 के सामने में क्या है, C1 है। यहाँ पे देखो साई भी दे सकता है, फाई भी दे सकता है, दोनों किसको दिखाते हैं, वेव फंक्शन को दिखाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना सर, आप तो यहाँ पे फाई लिखे हो, यहाँ पे साई है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दोनों फंक्शन को ही दिखाते हैं।
वेव फंक्शन को ही दिखाते हैं। आपको इसको उठाओ √1/4 और इसका क्या कर दो स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया है 1/4। तो आपका आंसर आ गया क्या 1/4। जब C1 का वैल्यू 1/4 होगा तो हमारा जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा psi1 में पाया जाएगा। psi2 के लिए क्या हो जाएगा, आप √3/4 का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा 3/4। तो जब 3/4 पोजीशन में होगा हमारा तब psi2 में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा आंसर। अगर मान लो आपको क्या करें, ए वैल्यू को नहीं दे, कौन सा वैल्यू नहीं दे, ये वैल्यू को गायब कर दे, इसके जगह लिख दे क्या A1 लिख दे, इसके जगह क्या लिख दे A1, और बताओ A1 का वैल्यू क्या है। आपको इक्वेशन दे दिया है, आपको A1 का वैल्यू पूछ दिया, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। हम लोग जानते हैं क्या C1² + C2 = 1। C1 का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, क्या दिया है उसके जगह A1, इसको लिख दिया क्या A1²। C2 का दिया वैल्यू, हाँ दिया है क्या √3/4, इसका क्या कर दो स्क्वायर। हम लोग जानते हैं दोनों का स्क्वायर क्या होता है 1, तो A1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा ये +3/4 आ जाएगा। ठीक है 3/4 = 1। A1² क्या हो जाएगा 3/4 को उधर ले जाओ तो 1 - 3/4 कितना आएगा इसका आंसर 4 - 3 = 1/4। ठीक है A1² का वैल्यू कितना आ गया 1/4, तो A1 का वैल्यू क्या हो जाएगा √1/4। तो आप A1 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। कितना इजी है देखो, आपको या तो पहले टाइप का क्वेश्चन पूछे, आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के बोले इजी है, आपको C1 या फिर C2 दोनों में से किसी का एक वैल्यू निकालने के बोले इजी है। कितना इजी है देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आप क्वांटम में बना सकते हो। ठीक है टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा, एकदम टफ टॉपिक हैं, उसमें से जो इजी बातें हैं जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन को आसान कर देंगी वही बातें आप मैं बताते जाऊंगा। तो आपका काम क्या है, अब केवल आप नोट करते जाओ। ठीक है मैं जो भी बातें आपको बताते जा रहा हूं उसको क्या करो नोट करते जाओ। ठीक है हम लोग कल SHO देखे थे। SHO का अगर आपको बोला एवरेज वैल्यू क्या होगा SHO में, एवरेज वैल्यू आपको पूछ दिया, क्या पूछ दिया एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन, एक्स को क्या बोलते हैं पोजीशन, तो कितना होगा 0। अगर आपको एवरेज वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछा, क्या पूछा लीनियर मोमेंटम, तो उसका वैल्यू भी क्या होगा 0। किसको दिखाते हैं, इसको px से दिखाते हैं। ठीक है तो उसका वैल्यू भी क्या होगा 0। यदि आपको बोला आप SHO में क्या करो परटर्बेशन करो, परटर्बेशन मतलब चेंजेस, स्मॉल चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो थोड़ा बहुत चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं परटर्बेशन बोलते हैं क्वांटम में। ठीक है तो आप बोला SHO में क्या करो परटर्बेशन करो, और परटर्बेशन करने के लिए आपको कोई एक वैल्यू दिया जाएगा, ए के साथ परटर्बेशन करो, मान लो किसके साथ ए के साथ क्या करो परटर्बेशन करो। तो आपको देखना है यदि ए की पावर ऑड है, ए की पावर क्या है ऑड है, तो उसका वैल्यू भी क्या होगा 0। जैसे आपको एक मान लो एग्जांपल दिया कि आपको एक बोला दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीटर, दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीटर। ठीक है कैलकुलेट फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन यूजिंग, यहाँ पे वैल्यू दे दिया सपोज x लैम्डा की पावर 3, इसके साथ आपको परटर्बेशन करना है बोल दिया। ठीक है किसका सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीटर का वेव फंक्शन देके आपने क्या देखा पावर में क्या है ऑड है, मतलब आंसर सीधा क्या 0, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है सीधा क्या 0। तो आप लोग SHO के लिए 3 कंडीशन याद रखेंगे, यदि एवरेज वैल्यू ऑफ पोजीशन पूछा तो 0, एवरेज वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम पूछा 0, परटर्बेशन करने के लिए बोला, और परटर्बेशन में अगर आपको जो भी करने के लिए बोल रहा है उसके पावर में अगर क्या है ऑड है तो उसका वैल्यू भी क्या 0। इवन वाला देगा नहीं, क्यों नहीं देगा, इतना लंबा कैलकुलेशन सेट में कौन करवाएगा, इतना लंबा कैलकुलेशन होता है जब परटर्बेशन निकालने के लिए बोला जाता है, तो उतना लंबा कैलकुलेशन करना ही नहीं हमको, इसलिए तो दे रहा है क्वेश्चन कि बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं, आता है तो तुरंत टिक करेगा, नहीं आता है तो पेपर रगड़ रहे हो क्या होगा क्या होगा क्या होगा बना रहे, कॉन्सेप्ट आता है तो इजी है उसके लिए तुरंत टिक करके आगे बढ़ेगा। ठीक है चलो पिछले वाला पेपर जैसे 2024 का जो पेपर हुआ सब बोल रहे थे लेंदी था टफ था, अरे लेंदी नहीं था टफ नहीं था, बस आपको इस टाइप के छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए थे जिससे आप समय बचा सको। ठीक है आप तुरंत देख के टिक कर सके, आपका क्वेश्चन समय बच जाएगा। ठीक है ओके चलो आगे देखते हैं।
हाँ, अगर आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू से परटर्बेशन करने के लिए बोला, क्या याद रखना, यदि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया और उसके साथ क्या बोला, परटर्बेशन करो बोला, क्या बोला, परटर्बेशन करो बोला, स्मॉल चेंजेस करो बोला, ठीक है, तो उसके लिए आप एवरेज वैल्यू यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, एवरेज वैल्यू यूज कर सकते हो। समझना कैसे, इस ये जो लिखा हो इसको, इन चीजों को क्या करना, आप प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हो जी। परटर्बेशन में आप क्या यूज कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको मान लो क्वेश्चन दे दिया, समझने इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आया भी है 1D बॉक्स में, आपको बोला 1D बॉक्स में आपको बोला परटर्बेशन करो, किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ, किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी Vx के साथ या Vy या Vz के साथ परटर्बेशन करने के लिए बोलो, किसमें, 1D बॉक्स में। आपको क्या दे देगा, वेव फंक्शन दे देगा, क्या, √L/2 sin n पाई x बाई L d टाउ, ये आपको दे देगा क्या, वेव फंक्शन दे देगा, ठीक है। और बोलो क्या कि 1D बॉक्स है, परटर्बेशन करना है किसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो आंसर बताओ। कैलकुलेट करते रहो जिंदगी भर, ठीक है, कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने की। आपको याद रखना है कि यदि आपको कांस्टेंट वैल्यू के साथ परटर्बेशन करने के बोला तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू यूज करो, ठीक है। आपको कंडीशन क्या दिया है, मान लो 0 से L/2, क्या दिया है आपको कंडीशन, 0 से L/2 दे दिया है आपको। तो आप जानते हो क्या, 0 से L/2 में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हम लोग कल के वीडियो में देखे हैं। 0 से L/2 में, 0 से L/2 में क्या होती है, 1/2 होती है। तो आपका आंसर क्या होगा, Vx इंटू 1/2 आंसर। ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको दे देगा 1D बॉक्स में आपको पार्टिसिपेशन करना है, प्रोबेबिलिटी आपको 1D बॉक्स में Vx के साथ पोटेंशियल एनर्जी के साथ पार्टिसिपेशन करना है। आपका लिए कंडीशन वेव फंक्शन ये है। आप देखना क्या, 0 to L/2 1D बॉक्स, 0 to L/2 में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2। क्या कांस्टेंट दिया है, Vx, मल्टीप्लाई कर दो, Vx इंटू 1/2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Vx/। यदि बोल दिया आपका क्या, इसके जगह आपको क्या दे दे, Px दे दे, इसके जगह आपको क्या दे दे, कंडीशन क्या दे दे आपको, L/4 से 3L/4 दे दे। तो उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं क्या, आंसर क्या होता है, 1/2 प्लस 1/π होता है। तो यहाँ पे Vx का मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका आंसर। कल का अगर आप क्लास देखे हो तो ये वाला क्वेश्चन आपको इजी लग रहा हो, अरे वाह सर क्या गजब बात बोले आप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो ये भी बता दिया। हाँ आगे देखते हैं क्या, डिराक डेल्टा फंक्शन, ये भी इजी है, फार्मूला टफ लगेगा लेकिन क्या है, इजी है। डिराक डेल्टा इक्वेशन का फार्मूला देखने से डर लग जाता है, लेकिन कोई टफ नहीं है। डिराक डेल्टा इक्वेशन क्या बोलता है, डिराक डेल्टा इक्वेशन याद रखना, समझना, देखो डरना नहीं है, मैं शुरू से बोलता हूँ क्वांटम में आपको डरना नहीं समझना है। एक फंक्शन है fx, ठीक है, इसमें आपका क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन लगा है डेल, ठीक है, और वैल्यू कितना है, x माइनस m, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, dx। तो बोल रहे हैं आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा आपको समझना है। इसको मैं सीधा एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। कंपेयर करते हैं, इसमें कंडीशन लेते हैं क्या हम लोग, 0 से 2L, fx के जगह एक फंक्शन ले रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या फंक्शन ले रहा हूँ, sin पाई x बाई L, पाई x बाई 2, और यहाँ पे दिया है क्या, डेल x माइनस एल dx। आपको ये क्वेश्चन पूछा, इसको सॉल्व करने के लिए बोला, सॉल्व करो बोला, इसका आंसर क्या होगा पूछ दिया आपको। तो आपको देखना क्या है, इसको पकड़ लो, किसको पकड़ो, इसको पकड़ो, x माइनस एल इज इक्वल टू क्या करो, 0 करो, x का वैल्यू कितना आ गया, l आ गया, s का वैल्यू कितना आ गया, l। अब ये जो l है, क्या वो जो लिमिट दिया है, क्या लिमिट दिया है, 0 से 2L,
0 से 12, 0 से 12, इसके बीच में आएगा क्या L? आएगा, बिल्कुल आएगा। 0 के बाद L आएगा, L के बाद तो 12 आएगा। तो ये जो x का वैल्यू है L, ये इन लिमिट के बीच में आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो साइन पाई, x की जगह आपको क्या रख देना है, केवल L रख देना है बाई 2। आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं, क्या लिख दिया आपने, आंसर सीधा। ठीक है, ये यहां से अगर ऐसा होता साइन पाई x बाई 2 और ये होता x माइनस 3l dx। अब देखो x माइनस 3l इज इक्वल टू क्या करो, 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3l हो जाएगा। क्या 3l 0 और 12 के बीच में आता है? नहीं आता, नहीं आता। तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। कितना इजी, इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर थोड़ा सा और टफ करते हैं, चलो इसको 0 से इसको रखते हैं क्या, 12 रखते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं क्या, साइन पाई x अपॉन 2 x माइनस l साइन n x अपॉन 2, सॉरी पाई x है जी, पाई x, यहाँ पे भी क्या है, पाई x बाई 2 dx, ये दे दिया आपको। तो हम लोग जानते हैं क्या, x माइनस एल इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू एल। एल जो है 0 और 12 के बीच में आता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइन पाई, x की जगह बस क्या लिखना है, l लिखना है बटे 2। ठीक है, उसके बाद इसका तो लिख दे, इसको भी लिख दो ना, इनटू साइन पाई x की जगह लिख दे l बाई 2। आंसर, आंसर इजी है कि नहीं, एकदम इजी है। ये है डिराक डेल्टा का इक्वेशन। बस आपको समझना है कि ये जो क्वेश्चन है डिराक डेल्टा से है। कैसे समझोगे, अगर ऐसा इस टाइप का कुछ दिया है तो समझ जाना, जरूरी नहीं कि यहाँ पे x हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ठीक है, और जरूरी नहीं यहाँ पे l हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बस आपको समझना है कि ये क्वेश्चन डिराक डेल्टा से है कि नहीं है। ठीक है, समझ गए तो बना लिए, नहीं समझ पाया तो जय श्री राम। चलो आगे देखते हैं डिराक डेल्टा। चलो पर्टिवेशन हो गया। अब आप लोग एक स्टेटमेंट याद रखना कि जो सेकेंड ऑर्डर पर्टिवेशन होता है या सेकेंड ऑर्डर करेक्शन होता है या पर्टिवेशन जो होता है, पर्टिवेशन या करेक्शन होता है, उसका जो वैल्यू आता है हमेशा नेगेटिव में आता है। किसमें आता है, नेगेटिव में आता है। ये स्टेटमेंट कब काम आएगा, आपको एकदम लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना के देगा, बहुत सारे वैल्यू देंगे, ये है, ये वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन है, बताओ सेकेंड ऑर्डर पर्टिवेशन या करेक्शन क्या है। आप वहां पे पूरा भाग लगा रहे हो, वैल्यू दिया है ए बी सी और डी। ए में दिया है क्या, 4 3 2 और ये -1, 4 ऑप्शन को दिए हैं। वहां के आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अगर आपसे पूछा है क्या सेकेंड ऑर्डर करेक्शन या सेकेंड ऑर्डर पर्टिवेशन, तो यदि आपको ऑप्शन में एक वैल्यू माइनस दिख रहा है मतलब वही होगा, टिक करो आगे बढ़ो। ठीक है, ये छोटे छोटे जो सिंपल हम लोग के कोरिलेशन है वो काम आएंगे आपके सेट एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं देखो अभी पहले क्या करता था, शॉर्ट नोट से पढ़ाता था, लेकिन क्वांटम को आपको पूरा एकदम लॉन्ग नोट्स, मेरे पास क्वांटम केमिस्ट्री के इतने सारे नोट्स हैं। ठीक है, उससे पढ़ा रहा हूँ, इतने सारे क्वांटम, सिर्फ ये जो दोनों किताब मतलब नोट्स है ना पूरा क्वांटम के हैं, इससे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका क्वांटम एकदम ईजी हो जाए विथ एग्जाम्पल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसको आप पढ़ के समझ लो, बना के आ जाओ खुशी खुशी। आगे देखते हैं क्या, हुकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इजी, 4 वैल्यू याद कर लो, इजी। ये जहां तक सेकेंड लास्ट टॉपिक है, फिर एक टॉपिक और है, खत्म।
हम लोग का क्वांटम। 2 वीडियो में खत्म हो गया, सोचो क्वांटम। और मान के चलो मैं जितना पढ़ाया हूँ क्वांटम से, यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप बना लोगे ना, तो मान के चलो अगर 50% क्वेश्चन आप क्वांटम के सॉल्व कर लोगे। देखो क्वांटम का एक मैं छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ, यदि आपको एकदम ये सही नहीं है, तुक्का लगाने कंडीशन बताना, ठीक है। यदि आपका आपसे क्वांटम का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मान लो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो उसको तुक्का लगाने का तरीका क्या है, या तो 0 को टिक लगा दो या -1 को टिक लगा दो, ठीक है। यदि 0 दिख रहा है तो 0 को टिक लगाओ, -1 दिख रहा है तो -1। ये तुक्का लगाने का तरीका है किसमें, क्वांटम में, ठीक है। यदि बिल्कुल नहीं पता, यदि मेरे ट्रिक्स जो अभी बता रहा हूँ, जो छोटे छोटे रूल बता रहा हूँ उससे बन जा रहा है तो ठीक बात है। यदि नहीं बन रहा है, उसमें आपको 0 और -1 ऑप्शन में दिख रहे हैं ना, टिक लगा के दोनों में से एक को आगे बढ़ो, ठीक है। 50% चांस रहेगा कि वो ठीक हो जाएगा आपका। और सेट में तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, क्यों छोड़ोगे, टिक लगा के आगे बढ़ो। और ऐसे ऑप्शन को टिक लगाओ जिसके सही होने की संभावनाएं ज्यादा हो। चलो मैं क्या बोला, हुकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, HMOT, ठीक है। हम लोग MOT पढ़ते हैं बचपन में 12th क्लास में। ये क्या है, हुकल मॉलिक्यूलर, ठीक है। इसमें सीधा सीधा क्या किया जाता है, निकाला जाता है क्या, पहला एक्साइटेशन एनर्जी, क्या एक्साइटेशन एनर्जी। मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन जहां से आता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो पूरा दिन लग जाएगा, ठीक है। पूरा दिन है नहीं हमारे पास सिर्फ क्वांटम पढ़ने के लिए। एक्साइटेशन एनर्जी पूछ सकता है आपको, ठीक है। और क्या पूछेगा आपसे, टोटल एनर्जी पूछ सकता है आपको, क्या टोटल एनर्जी पूछ सकता है आपको, ठीक है। और क्या पूछ सकता है आपको, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी पूछ सकता है, क्या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी पूछ सकता है आपको, फॉर्मेशन एनर्जी पूछ सकता है आपको, जिसको किससे दिखाएंगे, इसको ई पाई से दिखाएंगे, इसको किससे दिखाएंगे, AT से दिखाएंगे, ठीक है। और इसको एक्साइटेशन एनर्जी लिखेंगे, ठीक है, जबरदस्ती कुछ नहीं लिखते। उसके बाद पाई बॉन्ड बाई, उसके बाद आता है क्या, डी लोकलाइजेशन एनर्जी, क्या डी लोकेलाइजेशन एनर्जी। यहां से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको कुछ वैल्यू याद करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो है एक का बना के बता रहा हूँ, ठीक है। आप बाकी के जो है नोट्स आपको दे दूंगा, उसमें आप वैल्यू क्या कर लेना, बस याद कर लेना। कौन सा वाला बताऊं, कौन सा वाला बताऊं, चलो थोड़ा सा टफ वाला, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट वाला बता देते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए बता रहा हूँ मैं, किसके लिए बता रहा हूँ, 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा रहता है हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। इसके लिए हम देखेंगे क्या, HMOT देखेंगे और सारे एनर्जी याद रखेंगे। देखो इसके पास कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, तो आप कितने क्या करो, 4 एनर्जी लेवल बनाओ, 1 2 3 4 एनर्जी लेवल। इसके पास कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले वाले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फिर दूसरे वाले एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। ये आपका बन गया क्या, एनर्जी ऑर्बिटल बन गया आपका, ठीक है। अब आप क्या करो, हर एनर्जी के लिए, ठीक है, मान लो इसको नाम दे दो psi1 psi2 psi3 psi4। इसके लिए आप क्या करो, वैल्यू याद कर लो, ठीक है। क्या करो आप, वैल्यू याद कर लो। कितना होता है इसका, 1.618, उतना 1.8 तक जाने की जरूरत नहीं है, 1.6, ठीक है। किसमें, प्लस में, इसमें सॉरी एक मिनट, अल्फा प्लस 1.6 बीटा, इसमें लिखा मैं प्लस, ठीक है। उसके बाद अल्फा प्लस 0.6 बीटा, फिर अल्फा माइनस 0.6 बीटा, फिर अल्फा माइनस 1.6 बीटा। ये इसका वैल्यू है। जो वैल्यू नीचे में है वही वैल्यू ऊपर में है, बस नीचे में प्लस है माइनस है, जो वैल्यू नीचे में है वही बीच में, सेम है वैल्यू, ठीक है। बस यहाँ पे 1.6 है तो ऊपर में 1.6, यहाँ पे 0.6 तो यहाँ पे भी 0.6। ऐसे ही आपको वैल्यू याद रखना है किसके लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए, ठीक है। कौन कौन से सिस्टम के लिए मैं आपको बता दूंगा, इसको पढ़ाने के बाद बता दूंगा। अभी इसको देखते हैं, ठीक। सबसे पूछेगा पहले क्या, एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग क्या, एक्साइटेशन एनर्जी निकालते हैं, ई निकालते हैं, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब आपको होमो से लूमो में जाना है। होमो लूमो क्या होते हैं भाई, आखिरी इलेक्ट्रॉन को जहां भरे उसको बोलते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और जहां वो वाला ऑर्बिटल जो सबसे नीचे है, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं भराया है, उसको बोलते हैं हम लोग लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आखिरी इलेक्ट्रॉन को जहां भरे उसको बोलते हैं होमो। तो हम लोग पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे, दूसरा को यहाँ भरे, तीसरा को यहाँ, चौथा को यहाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मतलब ये हमारा होमो। और उसके जस्ट ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लूमो। तो एक्साइटेशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगा, यहाँ। मतलब हम लोग को इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस पता होना चाहिए। तो क्या करो, इसमें इसको घटा दो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 0.6 बीटा माइनस अल्फा प्लस 0.6 बीटा। हमने इसकी एनर्जी में इसकी एनर्जी को घटा दिया, तो हमको क्या निकल जाएगा, एक्साइटेशन। वही करना है आपको, ठीक है। लूमो की एनर्जी में होमो की एनर्जी को घटा देना है, लूमो की एनर्जी में आपको होमो की एनर्जी को क्या कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो अल्फा माइनस 0.6 बीटा, यहाँ पे माइनस अल्फा, माइनस माइनस क्या हो, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस 0.6 बीटा, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कट गया, माइनस 0.6 बीटा, ठीक, इजी। सेकेंड क्या निकाला हम लोग को, टोटल एनर्जी। तो जहां जहां पे भी इलेक्ट्रॉन है उनके एनर्जी को लिख दो। जैसे साई1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, उसके लिए एनर्जी का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस 1.6 बीटा, प्लस साई2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए एनर्जी का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस 0.6 बीटा, ठीक है। क्या करो आप, 2 अल्फा प्लस ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 3.2 बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 6 दूनी 12, 1.2 बीटा, ठीक है। जोड़ दो, 4 अल्फा हो जाएगा, 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा और 2 अल्फा 4 अल्फा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.4, 3 और 1 0.4 बीटा। ये आ जाएगा हम लोग के क्या, टोटल एनर्जी 4 पॉइंट, कुछ गलत लिखा क्या, ठीक तो है, 4.4 बीटा, ठीक है, 4.4 बीटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग का टोटल एनर्जी। उसके बाद तीसरा ई पाई बॉन्ड एनर्जी, तीसरा हम लोग क्या निकालेंगे, पाई बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे, ठीक है, पाई बॉन्ड एनर्जी। तो इसके लिए क्या करते हैं, टोटल एनर्जी लेते हैं, टोटल एनर्जी माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू अल्फा। चल टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, 4 अल्फा प्लस 4.4 बीटा, ठीक है, हमारा टोटल एनर्जी है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इंटू अल्फा। तो 4 अल्फा प्लस और 4 अल्फा माइनस दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, 4.4 बीटा। ये हमारा क्या आ गया, पाई बॉन्ड एनर्जी आ गया, क्या आ गया, पाई बॉन्ड एनर्जी आ गया, ठीक है। अब क्या करो, डी लोकलाइजेशन एनर्जी निकालो, क्या निकालो, डी लोकलाइजेशन एनर्जी, ई डी। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आपको टोटल एनर्जी लेना है, माइनस टोटल एनर्जी में आपको नंबर ऑफ एथिलीन यूनिट देखने हैं, क्या देखने हैं, नंबर ऑफ एथिलीन यूनिट, एथिलीन यूनिट, नंबर ऑफ एथिलीन यूनिट देखने हैं। माइनस करना है आपको क्या, एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या, माइनस एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो ये वाला कंडीशन आपको यहां तक नहीं पूछा जाएगा, मैं बता दे रहा हूं इसको। आप लोग जो है, अगर आप पहला निकाल रहे हो बहुत अच्छी बात है, दूसरा निकाल रहे हो, तीसरा तक आपको सेट में पूछेगा, चौथा के पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। देखो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है, 4 अल्फा प्लस 4.4 बीटा माइनस नंबर ऑफ एथिलीन यूनिट। एथिलीन यूनिट क्या होता है, ये होता है एथिलीन यूनिट। तो इसके जैसे कितने हैं, 2 हैं, तो कितने हैं, 2। अब आपको पता होना चाहिए एक एथिलीन यूनिट की ऊर्जा कितनी होती है, एक एथिलीन यूनिट की एनर्जी कितनी होती है। तो याद रखना एथिलीन यूनिट की एनर्जी हमेशा होती है कितनी, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ क्या लिख दिया मैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है,
फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है अल्फा। यदि मान लो यहाँ पर एक होता तो यहाँ पे माइनस क्या कर देते हम लोग, एक अल्फा कर देते, लेकिन नहीं है तो क्या करोगे, चलो 4 अल्फा प्लस 4.4 बीटा माइनस 4 अल्फा प्लस, सॉरी माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा, माइनस 4 बीटा प्लस 4 माइनस कट गया, 4.4 से 4 हटा दो तो 0.4 बीटा। ये हमारा क्या आ गया, डी लोकलाइजेशन एनर्जी का वैल्यू निकल के आ गया। इस तरीके से आपको सबका निकालना आना चाहिए। किसका किसका निकालना आना चाहिए बता दे रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है। देखो आपको आना चाहिए एथिलीन का निकालना, आपको आना चाहिए साइक्लोब्यूटाडाइन का निकालना, साइक्लोब्यूटाडाइन का निकालना, आपको निकालना आना चाहिए बेंजीन का, इसका बेंजीन का। ये इजी है, ये क्या है, बहुत इजी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ टफ है जैसे कि एलाइलिक, लेकिन एकदम ज्यादा भी टफ नहीं। अगर इन तीनों का निकाल लिया ना तो आप एलाइलिक का भी निकाल सकते हो और साइक्लोप्रोपेनिल का भी निकाल सकते हो। साइक्लोप्रोपेनिल क्या है उसका नाम, साइक्लोप्रोपेनाइल का भी आप निकाल सकते हो। सब के लिए मैं एनर्जी वैल्यू बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना और ऐसे इसी फॉर्मूले को लगा लगा के निकाल के आप लोग देखना। नहीं बनेगा कमेंट करना, सर बना के देखिए, नहीं बना उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा, ठीक है। सब के लिए मैं एनर्जी वैल्यू आपको निकाल दे रहा हूं, लिख लो, ठीक है, आपकी जिंदगी में काम आएगा। चलो सबसे पहले लिखो किसके लिए, एथिलीन के लिए। सबसे पहले किसको लिखो, एथिलीन के लिए। एथिलीन में मतलब ये हमारा एक ही पाई बॉन्ड है, मतलब दो ही क्या होंगे हमारे पास, दो लेयर होंगे, साई 1 और साई 2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो दोनों पहले में पाए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए वैल्यू होता है अल्फा प्लस बीटा और इसके लिए वैल्यू होता है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये क्या हो गया एथिलीन के लिए, ठीक है, एथिलीन के लिए हो गया। दूसरा उसके बाद साइक्लोब्यूटाडाइन का देखो, साइक्लोब्यूटाडाइन, तो इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। जब भी आप साइक्लोब्यूटाडाइन को बनाओगे तो ऐसे बनाना, इस टाइप से, पहला दूसरा ये तीसरा, ठीक है। इसके लिए वैल्यू होगा आप लोग का साइक्लोब्यूटाडाइन, इसके लिए होता है अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। इसके लिए होता है अल्फा और इसके लिए भी होता है अल्फा, इसके लिए होता है अल्फा माइनस 2 बीटा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे साइक्लोब्यूटाडाइन में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाई इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, तो 2 यहाँ भर आएगा, एक यहाँ एक यहाँ, यहाँ पे देखो फ्री इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, ठीक है। चलो साइक्लोब्यूटाडाइन। उसके बाद अगला चौथा क्या, तीसरा हमारा बेंजीन के लिए बता रहा हूँ आपको मैं, बेंजीन के लिए। बेंजीन के लिए क्या होगा, बेंजीन को तो ऐसे ही बनाऊंगा जैसे बनता है, अब यहाँ पे गोला नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को एनर्जी लेवल बताना है। फिर बोलोगे सर आपको बेंजीन बनाना नहीं आता, कैसे ले आए गोल्ड मेडल, जमा करो आपके गोल्ड मेडल को, ठीक है। बोला इसलिए बना, मेरे को एनर्जी लेवल दिखाना है, ठीक है। पहले क्लास जब हम लोग एमएससी करने गए, पहले ही बोले बेंजीन बना के दिखाओ करके, अरे इतना बड़ा बात है, एमएससी करने है केमिस्ट्री में बेंजीन बनाना नहीं जानेंगे, ईगो में ले लिए थे। 50 में से 3 लोग का बेंजीन सही हुआ, बाकी 47 का गलत हो गया। चलो इसके लिए आपको याद रखना है, इसके लिए होता है अल्फा प्लस 2 बीटा, नीचे वाले के लिए, ऊपर के लिए होता है अल्फा माइनस 2 बीटा, ठीक है। फिर बीच वालों के लिए अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए अल्फा माइनस बीटा, इसके लिए अल्फा माइनस बीटा, इसके लिए। बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमारा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 यहाँ गए, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। उसके बाद आता है क्या, एलाइलिक, उसके बाद आता है क्या, एलाइलिक। तो एलाइलिक कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अब एलाइलिक तीन टाइप से हो सकता है, या तो फ्री रेडिकल हो सकता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक केटायन, एलाइलिक एनायन बोलते हैं, ठीक है। एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक केटायन, एलाइलिक एनायन। तो मैं तीनों को बता दे रहा हूँ, ठीक है, तीनों का बता दे रहा हूँ, इजी है इसलिए तीनों का बता दे रहा हूँ, 3 होंगे सब में, ठीक है।
एनर्जी का वैल्यू तो देखो सब में सेम होगा, एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, सब में वही होगा। इसके लिए होता है कितना, अल्फा प्लस √2 बीटा, तीनों के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। मैं बता रहा हूँ ये फ्री रेडिकल के लिए है पहला वाला, दूसरा केटायन के लिए है, तीसरा एनायन के लिए है। तो पहले एनर्जी लेवल सब के लिए क्या होंगे, अल्फा प्लस √2 बीटा। दूसरा होगा क्या, अल्फा, दूसरा ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। और तीसरा होगा क्या, अल्फा माइनस √2 बीटा। इसके लिए भी अल्फा माइनस √2 बीटा, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ठीक है, चलो फ्री रेडिकल है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो पाई बॉन्ड के और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री के, तो ऐसा होगा। केटायन है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था वो चला गया, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे। एनायन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो ये फ्री रेडिकल के लिए है, केटायन के लिए और ये एनायन के लिए। एनर्जी का वैल्यू तीनों में सेम होता है। ठीक है, चलो साइक्लोप्रोपेनिल के लिए भी बता दूं क्या, चलो उसके लिए बता दिया जा रहा है साइक्लोप्रोपेनिल, उसको क्यों छोड़े, फिर हम लोग का एक टॉपिक और बचेगा खत्म। उसके बाद साइक्लोप्रोपेनिल में कितने केस होंगे, 3 केस में होंगे। साइक्लोप्रोपेनिल केटायन, एनायन और फ्री रेडिकल। छोड़ो उसको, ज्यादा हो जाए। साइक्लोप्रोपेनिल इसके ऐसे बनाना है आपको, ठीक है, साइक्लोप्रोपेनिल के ऐसे बनाना है, ऐसे बनता है ये होता है आपका। ठीक है, सब में वही बनेगा, साइक्लो है ना, साइक्लो इस टाइप से। ठीक है, चल लिखो उसके लिए वैल्यू। साइक्लोप्रोपेनिल के लिए इसके लिए होता है अल्फा प्लस 2 बीटा होता है, सब के लिए होगा ना, नीचे वालों के लिए। ऊपर वालों के लिए अल्फा प्लस 2 बीटा, इसके लिए होगा अल्फा माइनस बीटा, और इस वाले के लिए होगा अल्फा माइनस बीटा। तीनों के लिए भी सेम होगा, इनके लिए भी। ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन सब में अलग अलग बनना है। जैसे ये साइक्लोप्रोपेनिल फ्री रेडिकल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 यहाँ पे। ठीक है, 2 और 1 वहां पे। अगर केटायन है तो केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एनायन है, साइक्लोप्रोपेनिल एनायन है, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये नहीं बनेगा तो आप कमेंट करना, मैं बिल्कुल अगले क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी बन जाना चाहिए। ये आपका ये भी खत्म। ठीक है, चलो लास्ट आता है हम लोग का क्या, इसमें 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं। पहला नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट पूछता है, क्या, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। जनरली ये क्वेश्चन किस में पूछा जाना चाहिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ भी पूछ देगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे 2s+1 2l+1। आपको s और l का वैल्यू दे दिया जाएगा और आपको माइक्रो स्टेट निकालने को बोला जाएगा। ये क्वांटम में भी आता है और कोऑर्डिनेशन में भी आता है। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। आपको स्पिन, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंट, टोटल स्पिन वैल्यू दे दिया जाएगा और टोटल एंगुलर वैल्यू भी दिया जाएगा। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला में नाम मान रखना है और आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अगला आता है क्या, टनलिंग। ये टनलिंग जो टॉपिक है ना, ये बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। लेकिन हमको हार्ड से क्या मतलब, हमको तो क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से थोड़ा मतलब, क्वेश्चन से, क्वेश्चन बनना चाहिए हम लोग का। तो टनलिंग में 2 टाइप से हो सकता है आपका। एक तो पोटेंशियल जो बैरियर है, एनर्जी बैरियर है, वो फिनाइट हो, और एक क्या हो, इनफाइनाइट हो। एनर्जी बैरियर हम लोग का क्या हो, इनफाइनाइट हो। फिनाइट मतलब एनर्जी बैरियर एक पॉइंट में खत्म हो जाएगा, ये जो बैरियर है एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। और इनफाइनाइट के मतलब ये जो बैरियर है जिंदगी भर चलते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब देखो पहला, इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं, इसमें फिनाइट में भी 2 कंडीशन हो सकते हैं, पहला और दूसरा। पहला, हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, उसकी एनर्जी, ये जो एनर्जी बैरियर है उससे ज्यादा हो जाए, एनर्जी बैरियर की एनर्जी से क्या हो जाए, ज्यादा आ जाए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इसकी एनर्जी से ज्यादा है तो चुपचाप निकल जाएगा, वो आएगा और क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, आएगा और क्या होगा, निकल जाएगा। मतलब हम लोग का क्या होगा, 100% ट्रांसमिशन होगा। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सब क्या हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। ठीक है, और रिफ्लेक्ट कितने होंगे, तो 0% क्या होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे। क्यों, कि उनकी एनर्जी इससे ज्यादा है ना, तो ऊपर ऊपर निकल जाएंगे, 100 के सब ट्रांजिट हो जाएंगे,
कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। लेकिन मान लो इसकी एनर्जी कम है, किससे? पोटेंशियल एनर्जी की। उस कंडीशन में क्या होगा? टनलिंग होगा। उस कंडीशन में क्या होगा? टनलिंग होगा। क्या होगा? टनलिंग होगा। ठीक है। और टनलिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? लिख दे रहा हूं बाकी याद करने की जरूरत नहीं, आपको बस कंडीशन दे दिया जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर फिनाइट है, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसकी एनर्जी हाई है या लो है, तो बताओ क्या होगा। यदि हाई है बोलेगा तो बोलोगे 100% ट्रांसमिशन होगा, 0 रिफ्लेक्शन होगा। यदि बोलेगा कि एनर्जी कम है तो क्या बोलोगे? टनलिंग होगा। बस इस टाइप से क्वेश्चन आपको सेट में पूछेंगे। फार्मूला यहाँ पे आपको फार्मूला लिखने के लिए नहीं बोला जाए, फिर भी एक बार मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। इसका फार्मूला होता है 2e⁻²m e⁻v अपॉन h क्रॉस इंटू एल। बस फार्मूला देखने के लिख दो, अच्छा लग रहा है, लेकिन मान लो चलो आपको सेट में फार्मूला नहीं पूछेगा, नेट में पूछ सकता है आपको। आप बस कंडीशन याद रखो। इनफाइनाइट में फिर से वही 2 कंडीशन होगा इनफाइनाइट में भी। ठीक है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको मिटाते हैं। इनफाइनाइट में भी 2 कंडीशन हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पहला कंडीशन, हम लोग मान रहे हैं पहला कंडीशन क्या? एनर्जी हमारा लो है। ठीक है, किससे? V से। पोटेंशियल एनर्जी बैरियर से एनर्जी क्या है? लो है। इससे एनर्जी हम लोग का जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसका क्या है? लो है। अब लो है तो बैरियर तो बहुत बड़ा है ना, यहाँ पे तो बैरियर छोटा सा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर बुचक बुचक के भाग जाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टनलिंग। इधर उधर करके निकल जाना क्या बोलते हैं? टनलिंग। तो एनर्जी बैरियर लो था, हम लोग फिनाइट था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन सब के सब रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन टनल के माध्यम से निकल जाएंगे। लेकिन जब हम लोग एनर्जी बैरियर को इनफाइनाइट कर देते हैं तो वहां पे अगर एनर्जी लो है तो टनलिंग नहीं हो पाएगा। वहां पे 100% क्या होगा? 100% क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। 100% क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और 0% क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा। लेकिन यदि एनर्जी हाई है, एनर्जी क्या है? हाई है, हमारा एनर्जी बैरियर से एनर्जी हाई है, तो सब के सब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएंगे जैसे यहाँ पे निकल जा रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बैरियर फिनाइट था, एक पॉइंट के बाद खत्म हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे इनफिनाइट है, रोके ही दीवार, इतना बड़ा दीवार है, निकल ही नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में टनलिंग होगा। उस कंडीशन में क्या होगा? टनलिंग होगा। जस्ट अपोजिट है ना दोनों में, जस्ट अपोजिट है, याद रखना कंडीशन दोनों याद रखना आप लोग। टनलिंग होगा। और यहाँ पे टनलिंग के लिए फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू है हमारे पास 4p1p2 अपॉन, देखो ये फॉर्मूला कुछ काम नहीं आएगा, बस अपने नोट्स में आप सजा देना इसको। आपका तो बस कंडीशन यहाँ तक काम आएगा सेट एग्जाम में। ठीक है, आपको बोला जाएगा क्या? टनलिंग का कंडीशन आपको दे दिया जाएगा, फिनाइट है बोला जाएगा, इनफाइनाइट है, दोनों में आप कंडीशन याद रखो। एनर्जी जब ज्यादा है तो क्या हो रहा है? कम है तो क्या हो रहा है? ज्यादा है तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? इतना में आपका जो क्वांटम केमिस्ट्री का मेन ऐसे देखो, क्वांटम केमिस्ट्री में मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा हर टॉपिक पे पढ़ा दिया हूँ। मैं क्या किया हूँ, कोशिश इतना किया हूँ, देखो हम लोग क्रैश कोर्स टाइप का पढ़ रहे हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है। सबको पढ़ने बैठेंगे तो 2 महीने में केवल क्वांटम कर पाओगे, तो सिर्फ क्या 4-5 क्वांटम का क्वेश्चन बना क्या होगा सेट में? नहीं। मेरा बस इतना कहने का मतलब है कि क्वांटम के ऐसे टॉपिक आप कर लो जिसमें आपको ज़्यादा फार्मूला लगाना ना पड़े, एकदम टफ वाला फार्मूला, ज़्यादा डेरिवेशन करना ना पड़े, ज़्यादा मैथमेटिक्स करना ना पड़े, ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े। यदि आपने थोड़ा बहुत भी क्वांटम में क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो इन टॉपिक से आप क्वेश्चन बना के आ सकते हो इजीली। आपका समय भी बचेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, आपका क्वांटम से डर भी खत्म होगा। अब आप क्या करना, देखो जब सेट एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, अब आप क्वांटम के लिए तैयार हो क्वांटम पढ़ने के लिए। अब आप क्वांटम केमिस्ट्री के बाकी जो टॉपिक छूटे हुए ना उसको ही पढ़ सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, जब आपका सेट एग्जाम हो जाएगा तो पूरा क्वांटम केमिस्ट्री का सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें जिनको भी क्वांटम केमिस्ट्री नाम से डर लगता है वो उनके लिए मैं पूरा एक एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझाऊंगा। बस आप लोग ये मान के चलो टाइम लगेगा उसमें, आपको 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना देना पड़ेगा, लेकिन हाँ उसके बाद आपको जिंदगी में क्वांटम से कभी डर नहीं लगेगा। तो क्वांटम से डर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसका मैं आपका नोट्स का PDF टेलीग्राम में भेज दूंगा, आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हैं। ठीक है, यदि कोई वीडियो बाद में देख रहा है तो उनको पता नहीं चलता डेट कौन सा है, तो आप वीडियो जिस दिन अपलोड हुआ है उसी दिन के आसपास देख लेना। जैसे आज कौन सा डेट है, आज 14 अगस्त है, ठीक है, तो या तो नोट्स 13 को अपलोड हुआ होगा या 14 को या 15 को। टेलीग्राम चैनल जाएंगे 13, 14, 15 से बीच में जो भी मैसेजेस आए होंगे देख लेना, उसी में आपको क्वांटम का नोट्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो।
और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक किया करो, ठीक है। ये सब बोलना नहीं चाहिए टीचर को, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है, ठीक है। आप उसमें बताया करो कि सर हमको अच्छा लगा, ठीक है, हमको अच्छा नहीं लगा, आपने ये गलत पढ़ाया, ये सही पढ़ाया, आप ये और अच्छा कर सकते हैं, या आपने और अच्छा किया, ठीक है। आप जो भी फीलिंग्स आते हैं वीडियो देखने के बाद उसको कमेंट में शेयर करो, इससे क्या होगा, मेरा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। अभी देखो मैं अपना नेट और सेट फील्ड में, वैसे तो मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट अलग लेवल पढ़ा रहा था मैं, पढ़ाया 12th को पढ़ाया, ठीक है, बीएससी को पढ़ाया, एमएससी को पढ़ाया, ठीक है। लेकिन अब मैं जो अलग फील्ड है, कौन से किया हूँ, सेट और नेट को चूज किया हूँ उनको पढ़ाने के लिए, तो मेरे में इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। आप भी योगदान दो, मैं भी योगदान दे रहा हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके।